अनुरोध करूंगी कि सम्मान्य अतिथियों के स्वागत में कुछ करें। नमस्कार, a very warm welcome to the one-day workshop on yoga for health promotion. मैं आचार्य जी को तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ। आचार्य जी के बारे में मुझे नहीं लगता मैं कुछ कह सकती हूँ, क्योंकि इनको देश में ही विदेश में भी इनको सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, और इनके बारे में कहना मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। योगा, as has been said by Shweta, yoga is a century-old science, an ancient way of meaningful life, and I think yoga is the oldest made in India product. It is the oldest made in India product. We know this has been practiced for centuries together. Nowadays, we are just trying to revisit this in terms of science, in terms of the technological advances which are taking place across globe. और अगर किसी देश को प्रॉस्परस होना है, इकोनॉमिकली वायबल होना है, डेवलप कंट्री बनना है, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो योगा को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। योगा का ध्यान सबसे पहले आता है। योगा जो है वो 3 तरह से हम सबको प्रभावित करता है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव। योगा के 3 मेन कंपोनेंट हैं, आसनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। जब भी कभी हम योगा करते हैं तो ये 3 कंपोनेंट को ही प्रैक्टिस करते हैं। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक हेल्थ की डेफिनेशन दी है। जो लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग एंड नॉट merely absence of disease. One good example I can give you, Baba Amte. You know, he was physically paralyzed, but his brain functions were normal. He did so much for the country. So mental health is much more important than anything else. And this is what yoga can do. हमने अपने शोध कार्य से ये भी पाया है, योगा जो है ये बड़ा एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है। इसमें हमने क्या किया है, जितने भी योगा आसनास है उनको हमने फिजियोलॉजिकली मॉनिटर किया है। कितना हार्ट रेट बढ़ता है, कितना कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बढ़ता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है। उससे हमने पाया है कि जो आसनास हैं, सिर्फ सूर्य नमस्कार के सिवाय इनकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो सब मैक्सिमल एक्सरसाइज से भी कम है। और इसकी जो बेनिफिट है वो मैक्सिमल एक्सरसाइज जितने हैं, मैक्सिमल एक्सरसाइज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब आप ब्रिस्क वॉक करते हो। तो ये है योगा का फ़ायदा। इसके एडवांटेजेस हम सब अच्छी तरह सोच सकते हैं। एक सबसे बड़ी एडवांटेज योगा की, ये कन्फाइंड एनवायरनमेंट में हो सकता है, 6 × 6 फीट। और इसी वजह से ये हम जो हमारे आर्म फोर्सेस में हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस जवानों को हम टारगेट करते हैं, और ऑफिसर्स को भी, क्योंकि जब हार्श एनवायरनमेंट है, अगर कोई वहाँ पोस्टेड है सियाचिन में, वो एक्सरसाइज करने तो बाहर नहीं जा सकता। योगा कर ले, अपना छोटी सी जगह चाहिए, और उसके लिए हमने उनको डिफरेंट मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए। डीपाजे फॉर हाई ऑल्टीट्यूड, हॉट डेजर्ट, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, एयरफोर्स, नेवी पर्सनल एंड विच आर इन वोक, आर्मी यूजेस देम। अंत में मैं सभागार में सभी उपस्थित मेहमानों का, अपने DG DRDO और गेस्ट ऑफ ऑनर बालाकृष्णन जी का सबका अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद। आज का ये कार्यक्रम हमारे DG साहब की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। मैं सर से अनुरोध करूँगी कि वे सभा को संबोधित करें। You will be hearing soon from Acharya ji, who is a world renowned, that what it can do and what he has done. As far as the Acharya is concerned, we all know that he is a world renowned and he is a owner of a very good and very important and coming up Patanjali Industries. When I visited recently, it is not the big or importance, but his keenness to see to it each and every small things, and the passion that he had in ensuring that things go in the right way. He's a visionary and he's got multiple talents, and I'm sure people like him will always be needed in a country like ours and will be a big boon for the country. Having said that, today we have taken keen interest to see that this one-day workshop is conducted, because it is our tradition, it is
our made in India, as Madam was telling. It is about 5,000 years old, and we have now given it to various countries. And our Honorable Prime Minister has ensured that it is exported also all over the world. I am sure this will go in a long way to spread this yoga, which will bring us together, unite us together, and I am sure it will also bring up our productivity as a DRDO, as an R&D. Thank you very much. Jai Hind. हम आज के इस कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। औषधियों और जड़ी बूटियों के ज्ञान में निपुण आचार्य पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेद केंद्र के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ साथ बालकृष्ण जी योग के प्रति भी सभी को जागरूक करने में प्रयासरत हैं। मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें। DRDO के इस पवित्र स्थान, पवित्र मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे हम मंदिर में जाकर के, मस्जिद में, चर्च या गुरुद्वारे में जाकर के वहाँ भगवान से अपने लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ जो आप कार्य करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, जो चीज़ आप बनाते हैं, उसके द्वारा पूरे राष्ट्र का कल्याण होता है और उनके जीवन में शुभ का आगमन होता है। इसीलिए इस महान कार्य में लगे हुए आप सभी को मैं वंदन करता हूँ और माननीय सेक्रेटरी महोदय डॉक्टर क्रिस्टोफर जी हरिद्वार गए, अपने पतंजलि योगपीठ को देखा और एक आत्मीयता और प्रेम भाव बना। डॉक्टर माननीय हमारे मानस मंडल जी को जब से जुड़े, बहुत आत्मीयता से, प्रेम से हम लोग सबसे पहले लेह लद्दाख में मिले। उससे पहले बहन शशि जी लेह लद्दाख का निमंत्रण तो देने आई थी, पर मैं पहुंचा बाद में। इस तरह से हम तो सब अपने ही लगते हैं, आप सभी लोग भी। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मिलकर के हेल्थ प्रमोशन में जो योग का जो रोल है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं इसमें बहुत मैं आज स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ, मेरे योगाचार्य हैं, बाद में आपको योग भी सिखाएंगे। मैं बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दुनिया में जितनी भी पद्धतियाँ हैं वह बीमार होने के बाद में ठीक करने की बात कर रही है। योग और आयुर्वेद दोनों की ही यदि आप मूल में जाएंगे, वो कहते हैं स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम, जो स्वस्थ है, जो बीमार नहीं है। जैसे आप बैठे, आप कहेंगे कि जी मेरे को तो कोई रोग है नहीं, तो मुझे योग की क्या ज़रूरत है। तो योग यहाँ से शुरू होता है। योग की ज़रूरत आपको सच माने में अभी है कि क्या गारंटी है कि कल हम रोगी नहीं होंगे। इतनी भयानक बीमारियां चारों तरफ मुँह बाए खड़ी हैं, न जाने कौन सी बीमारी किसके हिस्से में आ जाए। आप फिर कहेंगे जी रोकने का क्या उपाय है, तो पहला प्रश्न यही होगा। तो उसको रोकने का एक ही उपाय है, वह है योग। तो इसलिए कहा कि जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये पहला महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा ही आयुर्वेद का भी काम है। इसीलिए आयुर्वेद में सबसे पहले हमारी दिनचर्या को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसको हम करते हैं स्वस्थ व्रत कहते हैं, कि उसमें आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, ये जो हमारा रूटीन है, ये एक बहुत हम लोग उसको आयुर्वेद के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उसमें भी यह जो योग की क्रियाएं हैं, इनको रूटीन का पार्ट माना गया है। ये ऐसा नहीं कि आसन हम किसी फंक्शन के लिए कर लें या हम आसन को कभी कभी मन करा तब करें। यह दिनचर्या का पार्ट माना गया है कि हम जैसे रूटीन में हमको ज़रूरी होता है हर रोज़ हमको आहार चाहिए। हर रोज़ हम आहार लेते हैं तो
शौच आदि जो क्रियाएं हैं, शुद्धि के लिए भी जाते हैं, बाथरूम वगैरह में जाते हैं। तो आप ये इसको इस रूप में देखें कि क्या हम एक दिन बिना भोजन किए रह सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल पड़ता है। कभी कभी उपवास करें तो शशि बहन साहब उपवास नहीं है, तो जो है वो बहुत मुश्किल पड़ता है। और इसी तरह से हम सोचें कि आज हमको बाथरूम ही नहीं जाना है, या हमको आज और तो और छोड़ दीजिए, यदि एक आदमी को एक कमरे में एक ही जगह पर यदि कुछ घंटों के लिए रख दिया जाए बिना हिले डुले तो बेचैन होने लगता है। इसी तरह से हमें योग को लेकर के एक आवश्यकता की अनुभूति अंदर से होने लगी। इतना होने के बाद में आपको फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी क्यों होने आवश्यकता होने, जब हम डाइट की बात आती है, हम लोग विविध तरह की कैलोरीज को लेते हैं, विविध तरह के हम लोग न्यूट्रिशंस को लेते हैं, हम लोग डाइट चार्ट बनाते हैं, कैलोरी चार्ट बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी तरह से उस चार्ट के अंदर में, उस डाइट के अंदर में योगा एक तरह से मैं कहूँ वह आहार की तरह से है हमारे लिए। जैसे देह को चलाने के लिए विविध तरह के खाद्यान्न की ज़रूरत होती है, रसों की ज़रूरत होती है, फलों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए योग की नितांत आवश्यकता होती है। हम यदि इतना समझ लें तो हम लोगों के अंदर भी योग के प्रति प्रेरित करने में, योग को लेकर के काम करने में, योग को लेकर के रिसर्च करने में, योग को लेकर के स्वयं अपने जीवन में उसका आचरण करने में, यानी व्यवहार में लाने में हमको बड़ा आनंद आएगा। तो यह योग इसलिए हमको ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि जो रोग नहीं आए हैं। दूसरी बात, यदि रोग आ भी गए हैं, जैसे बहन ने कहा कि तीनों जगह पर वो काम करेगा, बचाने के लिए भी काम करेगा, रोगों को ठीक करने के लिए भी काम करेगा, और रोग को जो है शरीर को और रोग मुक्त कराने में, जो उसकी चेतना को उन्नत करने में भी वो काम करता रहेगा। तो बीमारी भी आ गई है तो फिर योग एक मेडिसिन का काम, तो उस रूप में भी हम योग को कर सकते हैं। हाँ, बीमारी आने के बाद में कोई भयानक बीमारियां हो गई हैं तो योग के साथ में बाकी चीज़ों का भी आप हेल्प ले सकते हैं। परंतु इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो समझने की बात है। मैं अभी कुछ काम कर रहा था योग को लेकर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है वह है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। हम कहीं पर भी हैं, एक छोटा सा जो छोटा किसान है, मजदूर है, जो खेत में काम करता है, जो छोटे मोटे कार्य करता है, या फिर आप लोग जैसे जो एक बौद्धिक स्तर पर बहुत उन्नत हैं, मस्तिष्कीय कार्य और बहुत राष्ट्र के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों में भी काम करते हैं, हर एक व्यक्ति जो समान परेशानी से पीड़ित है वो मानसिक अवसाद, स्ट्रेस सबका है, डिप्रेशन कहीं ना कहीं सबको आता है। अब आप उसको देखिए कि हम यदि देखें, ठीक है, हमारे शरीर में से मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि केमिकल्स और हार्मोन्स और ये सब चीज़ों का सतत ये जो है बनते रहते हैं, प्रवाह होता रहता है। पर उससे परे भी जो एक स्थिति होती है जिसको एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी बॉडी में से भी निकलता रहता है। परंतु उस मन को यदि मैं कहूँ कि उस अवसाद को ठीक करने के लिए आप मॉडर्न सिस्टम से आप देखिए, सारी चीज़ों में जितने भी मेडिसिन होती है, जितने भी रिसर्च किए गए हैं, आपको मिलेगा कि वो अवसाद को कम नहीं करती हैं। वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के लिए हम कुछ ना कुछ थोड़ी देर के, यानी जब तक वो जिस कारण से अवसाद है वह दूर करने का दुनिया में ऐसा कोई भी उपाय मेडिसिन के रूप में तो नहीं है। दूसरी चीज़, जब आदमी बहुत डिप्रेशन में होता है, आजकल क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होता है, तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाती है। वहाँ भी मेडिसिन नहीं है, इसलिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं बैठ करके कि भाई हम उसको काउंसलिंग करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। पर वो काउंसलिंग कौन करता है? वो दूसरा करेगा, कोई डॉक्टर करेगा, कोई एक्सपर्ट करेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट करेगा, कोई भी करेगा। परंतु यदि हम योग करना शुरू कर देते हैं, जैसे बहन ने कहा कि ठीक है, हिमालय में और हमारे सेना सैनिक भाई लोग और सब लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ जगह भी नहीं है। यदि आप कहीं पर बैठे हैं, आपको एक अवसाद हो गया और आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत बढ़िया काउंसलिंग करने वाला आदमी बैठा हो, तब आपको तनाव दूर करना हो, तो आप क्या करें? मैं समझता हूँ कि उस समय पर आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं होगी जो आप सोच लें कि वो दवाई रखी है, उस दवाई में से एक गोली खा लूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो सकता हूँ।
मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ, रिसर्च एविडेंसेस बहुत है, हम लोगों के यहाँ भी बहुत रिसर्च होता है, बहुत बढ़िया लैब है, बड़े साइंटिस्टों की टीम है। मैं एक सामान्य भाषा में एक आम आदमी के हिसाब से बात कहना चाह रहा हूँ। यदि उस समय आप कुछ भी नहीं जानते हो ना, आप बैठ करके एक नाक से सांस खींच लो, दूसरे से छोड़ो, दूसरे से ले लो, ये आप ऑफिस में बैठते हुए कर सकते हैं। जब आपको एकदम दिमाग में लग रहा हो ना कि बस हथौड़े से बज रहे हो, आप मुश्किल से आधा मिनट, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, आप करके देख लीजिए। तो इसका साइंटिफिकली कैसे वर्क करता है वो आप लोगों का ही सब्जेक्ट है, बट वो इफेक्टिव है कि नहीं है तो स्वयं महसूस कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, इतना करेंगे आप देखेंगे आपका मन काफ़ी शांत हो गया। आधे मिनट में, 1 मिनट के अंदर में आप तत्काल रिजल्ट पा सकते हैं। इससे तत्काल रिजल्ट देने वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती। यदि आप उसको प्रतिदिन अभ्यास में लाएंगे तो फिर वो स्थिति से कभी भी आप स्थिति में आएंगे ही नहीं। तो जैसे आज, क्योंकि दूसरी स्थिति क्या होती है, आज समाज के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, एक अवसाद की बात है, दूसरा आजकल पेशेंस नहीं है, सहन शक्ति खत्म है। आप हर रोज घटनाएं पढ़ते रहते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आदमी पूरी अपने जी जान से उसको प्रतिकार करने के लिए, बदला लेने के लिए उतर आता है। इतना एक तरह से हमारे दिमाग के अंदर हम बहुत शॉर्ट टेम्पर हो गए, पेशेंस नहीं है, हम किसी को सहन नहीं करना चाहते। कोई कहता घरों में भी आज इसलिए बहुत झगड़े हैं, क्योंकि सुनाने की आदत तो सबको पड़ गई, पर सुनने की आदत हमारी ख़त्म सी हो गई। हमको लगता है कि दूसरा हमारी बहुत सुने, परंतु हम ये नहीं चाहते कि दूसरे की हम सुन भी लें। ये बड़ी विकट समस्या है, और शायद ये बड़ी समस्या का समाधान दुनिया में मुझे लगता है कि किसी मेडिसिन से तो नहीं हो सकता, या दूसरे कोई उपाय से भी नहीं हो सकता। और हम स्पिरिचुअलिटी की जो बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, मैं एक बात यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ। आध्यात्मिकता का जो स्थूल रूप है उससे आगे फिर योग है, जो हम एकदम अपने आप को रिलैक्स, एकदम शांत, आनंद की स्थिति में पहुँचाने, इसीलिए आदमी जाता है, जितने भी मंदिरों में जाता है, तीर्थाटन करता है, अलग अलग जगहों पर जाता है, प्रार्थनाएँ करता है, ये सब किस लिए करता है? उसके 2 पक्ष हैं, क्योंकि यहाँ इस बात को हमको समझना चाहिए। एक तो आदमी इसलिए जाता है कि सोचता है चलो भगवान जी जो है ना हमको जो है बिल्कुल सारी समस्याओं से मुक्त कर देंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, वस्तुतः ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी धर्मों में ये माना जाता है कि जो हमने कर्म किया है उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। जब भोगना पड़ेगा तो हम क्यों जाए? हमको लगता है कि जिन कारणों से हमने गलत काम किया आगे से हम ना करें, इसको बचने के लिए साधन हो सकता है। तो बचेंगे तो क्या होगा? हमारा मानसिक अवसाद या तनाव या जो विकार हैं हमारे अंदर वो दूर हो जाएंगे। वही काम योग के द्वारा। इसीलिए सभी धर्मों का जो मूल स्रोत है वो योग है, वो किसी धर्म से बना हुआ नहीं। हाँ, ये ठीक है कि इसका आविष्कार करता हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि लोग थे, उन्होंने इसको आविष्कार किया। एक साइंस का आविष्कार करने वाले को हम जा कर के पूछते हैं क्या ये कौन से धर्म का, कौन सी जाति का आदमी था? कभी नहीं पूछते। पर योग को लेकर के कभी कभी क्वेश्चंस किया जाता है कि ये हिंदू धर्म से, हिंदू रिलीजन से, ऐसा कुछ लोग, हालांकि उसका भी काफ़ी सोल्यूशन समाधान हो गया। ये हमको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। योग में विधि और निषेध, हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यदि ये कहा गया है तो वो सबके लिए समान रूप से लागू है। वो किसी क्षेत्र को देख करके, किसी जाति को देख करके, धर्म को देख करके, किसी देश को देख करके, ऐसा कोई भी निर्देश और उपदेश योग के किसी भी ग्रंथ पर, योग की कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। यह हमको समझना चाहिए कि योग एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो ऋषियों के द्वारा मनुष्य मात्र के लिए दिया गया है। यदि हम इसको उस रूप में मानेंगे तो योग की बातें भी हमको ज़्यादा समझने में और समझाने में हमको उससे सुविधा है। तो जब हम बहुत अवसाद में, स्ट्रेस में, तो जैसे मैंने कहा कि हम यदि थोड़ी देर प्रातःकाल उठ करके सुबह आप योग करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा मेडिटेशन शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है। मेडिटेशन वस्तुतः हम किसका ध्यान करें, कौन करें, ये प्रश्न उठता है। कई लोग फिर मेडिटेशन को लेकर के भी अलग अलग विधाएं हैं। मैं कहता हूँ कि जो हमारे शरीर का संचालन है, जो इस देह का संचालन है, जो एनर्जी है वह करती है। तो जो न्यूरॉन्स वगैरह भी जो काम करते हैं, न्यूरॉन्स के बाद में तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ठीक है, उसके आगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुंच जाओ, परंतु जो बॉडी के अंदर जो काम करता है वो ऊर्जा के रूप में, वो ऊर्जा को ही हम चेतन मानते हैं।
क्योंकि बाकी को तो आप जो केमिकल्स हो गए ना आजकल आप देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं, पर एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं, मापा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ उसको चेतन माना गया। चेतन को आत्मा मान लो, परमात्मा मान लो, पर उस चेतनता से ये पूरा का पूरा चलता है, ये सत्य है। तो उस चेतना को हम और मजबूत कैसे करें, क्योंकि उस चेतना से ही बाकी क्रियाशीलताएं बनती हैं। हमारे जितने भी, जैसे मैंने कहा, केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, जो अलग अलग तरह के, गुड हार्मोन्स हैं, बैड हार्मोन्स, जो भी खराब हैं, अच्छा है, सब निकलता है। तो यदि हम उस एनर्जी को अपने हिसाब से लगाने की विधि हम सीख लें, उस ऊर्जा से अपने हिसाब से काम लेने की विधि सीख लें, यह इसका नाम है योग। योग का जो शारीरिक पक्ष, जैसे मैंने आसनों के विषय में, शारीरिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फिजिकली उन्होंने जो रिसर्च किया कि जो शारीरिक रूप में भी कम परिश्रम करके जो ज़्यादा लाभ मिलता है। आप एक्सरसाइज बहुत कर सकते हैं, बहुत तरह के एक्सरसाइज हैं, परंतु यदि आसन आप करते हैं तो पूरे शरीर का जो व्यायाम जिस तरह से होता है उस तरह से कोई भी उपाय नहीं कि जो पूरा व्यायाम होता। ये हुआ शारीरिक पक्ष, जहाँ हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा पार्ट, जैसे अपने बहन ने कहा कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वस्तु था, यदि पतंजलि ऋषि के हिसाब से, मैं थोड़ा सा योग को समझाता हूँ क्योंकि रिसर्च तो आप बहुत करते भी हैं और बहुत साइंटिस्ट भी बता जाएंगे। प्राचीन ढंग से यदि आप योग को समझते हैं तो उसमें महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो अष्टांग योग के अंदर में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 8 अंग माने हैं। तो यम उसको बोलते हैं, इसको सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यानी कि यम का जो संबंध है सीधा सीधा सा हमारे व्यवहार से है। इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ, जो मैंने व्यवहार की बात की ना, हमारे घर से खटपट से लेकर के, ऑफिस से लेकर के, और कहीं पर भी हम लोग रहते हैं और साथ में रहते हैं, उसको समझने के लिए समझ। तो उसके लिए यम के अंतर्गत आते हैं सत्य। सत्य हम किस कैसे व्यवहार करेंगे, यानी कि उसका जो संबंध है वह दूसरों से, कि मैं अकेला बैठ करके तो मैं ना तो सत्य व्यवहार करता हूँ ना असत्य करता हूँ। मैं व्यवहार करूँगा तो दूसरे से करूँगा। मैंने झूठ बोला या सच बोला, इनसे बोलूँगा तब बोलूँगा, आपसे बोलूँगा तब बोलूँगा। ये पहला होता है यम में सत्य। अहिंसा, अहिंसा जिसको कहते हैं, आदमी अपने आप में हिंसा नहीं करता है, उसके लिए दूसरे के ऊपर संबंध है। कोई मिलेगा, मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा, हानि पहुंचाऊंगा, उसकी हत्या करूंगा। तो यानी करने के लिए दूसरा चाहिए, सापेक्ष है वो, यानी दूसरा होने पर तब वो चीज़ हो सकती है, उसको सत्य, अहिंसा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय कहते हैं कि चोरी का त्याग। चोरी का अर्थ यही है कि जो मेरा नहीं है वो मैं जबरदस्ती लेने का जो प्रयास करता हूँ उसको चोरी कहा जाता है। कोई भी चीज़ है, वो नॉलेज की चोरी हो सकती है, वस्तु की चोरी हो सकती है, पदार्थ की चोरी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो वो जो उसका जो त्याग है वो भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ है, तो उससे उसका संबंध है, वो सापेक्ष है, उसके कारण से। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम और सदाचार। हमारे जो सदाचार या संयम की भावना तब खंडित होती है जब हम कहीं ना कहीं बाह्य रूपों से, आकृति से, परिस्थितियों से हम आकर्षित होते हैं या हमारा मन विचलित होता है, यानी वहाँ पर भी दूसरा कारण। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह उसको कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ दिखाई दी। आजकल माताओं बहनों में बड़ा शौक रहता है शॉपिंग का। पहले गांव घरों में कहाँ होता था, वो तो साल भर में 2-4 बार जाएं, लेके आए कपड़े। आजकल तो मैं कई बार, हमारी बहनें अच्छी होंगी, इनको तो समय भी कम मिलता है, रिसर्च में लगी रहती है, नहीं तो बाजार में जाती है। मैं कहते क्यों जाती है, बोले शॉपिंग के लिए। मैंने कहा घर में कोई ज़रूरत है, बोले ये तो नहीं पता। मैंने 1-2 बहनों को कहा, मैं क्योंकि परिचय में बहुत लोग रहते हैं, मैंने कहा अच्छा आप ये बताओ, आप शॉपिंग के लिए जा रही हो ना, पहले ये लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या ज़रूरत है घर में। बोले ज़रूरत तो कुछ नहीं है, यानी घर में किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, पर उनको शॉपिंग के लिए जाना क्यों? क्योंकि आवश्यकता से सामान नहीं खरीदती है, क्षमा करना, वहाँ चीज़ों को देख करके जो उनको आकर्षक लगे वो उठा लेती है। ये अपरिग्रह की एक बहुत बड़ी स्थिति है। लेकिन जो हमको ज़रूरत है घर चलाने के लिए, मान ली बिना आटे का तो रसोई तो बन ही नहीं, सब्जी के बिना सब्जी नहीं बनी, वो है आवश्यकता। यानी कि आवश्यकता से इधर, आवश्यकता की भी बड़ी लिस्ट है। आवश्यकता भी कितनी, हम वो भी एक सीमा है, आवश्यकता की भी एक सीमा है, पर उस सीमा से भी परे हम जा करके
आवश्यकता को भी असीम बना लेते हैं और अनावश्यक को भी उसके साथ में जोड़ लेते हैं। ये अपरिग्रह की बहुत भयानक स्थिति है। और आप देखेंगे यही कारण कहीं ना कहीं हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को सब जगह पर ये दखल अंदाज करते हैं। यही चीज़ है जो मैंने कहा ना, सत्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य, ये जो है यह बहुत ज़रूरी है समझना। ये योग का पहला पाठ है जहाँ से योग प्रारंभ होता है। यानी हमारा जीवन दूसरों के लिए हमारा व्यवहार कैसा हो, दूसरे पदार्थों को देख करके हमारे मन में क्या भाव हो, यह है योग। दूसरा है नियम। नियम के अंतर्गत आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, 5 तत्व। तो ये संबंध है स्वयं से, यानी वो उसके न होने से, जो सत्य आदि का पालन न करने से पहले जो नुकसान होता है वो समाज का होता है। जो शौच आदि क्रियाएं हैं, जो नियम हैं, उनका पालन न करने से पहले हानि अपनी होती है और अपनी वजह से फिर समाज का होता है। ये समझिए आप। तो कैसे? शौच, शौच शब्द का अर्थ है शुद्धि। यदि मैं ढंग से नहीं नहाऊंगा, ठीक से कपड़े नहीं पहनूंगा, मैले कुचले पहन के घूमूंगा, मैं अपनी साफ सफाई ठीक से नहीं रखूंगा, तो पहली हानि किसकी होगी? वो हमारी, व्यक्ति की होगी। जो व्यक्ति है उसकी होगी। और जैसे विचार भी मेरे खंदे होंगे वो भी शौच के अंतर्गत आते हैं, गड़बड़ होंगे तो हानि किसकी होगी? पहले मेरी होगी। यानी कि मेरे मन में एक भाव, अच्छा भाव है तो मैं खुश रहता हूँ। और आप यहीं बैठे, अचानक कोई ऐसी बात याद आ गई जो अच्छी नहीं है, तो आप बेचैन होना शुरू हो जाएगा। एकदम आपका मन बेचैन हो जाएगा। बैठे बैठे जगह भी वही है, वातावरण भी वही है, लोग भी वही हैं, सडनली एकदम चीज़ें सब उलट पुलट नजर आने लगती। क्यों? क्योंकि हमारे विचार में। तो ये जो शौच का जो शुद्धि जो है वो सबसे पहले हमको प्रभावित करती है। उसके परिणाम स्वरूप फिर हम दूसरे की हानि करते हैं। मान लीजिए मैंने सब गंदगी लेकर के ढोकर घूम रहा हूँ, तो पास गंदगी फैलाता जाऊँगा, दूसरे को बाद में शौच। इसी तरह से संतोष, संतोष तत्व ये है कि हम आनंद में रहें अपने आप को। बहुत जैसे होता है ना, मैं ये भी महसूस करता हूँ आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव बहुत है। हम थोड़ी देर के लिए शांत हैं, एकदम आराम से बात कर रहे हैं। अभी आप लोग काफ़ी लोग हमारे बहुत सीनियर और वरिष्ठ हैं, कुछ कनिष्ठ भी हैं, कुछ कनिष्ठ भी वरिष्ठ हो जाएंगे बाद में। तो बॉस बैठे हैं शांति से, क्षमा करिएगा मैं आपको नहीं कह रहा, जगह पर होता है दुनिया में, बैठे हैं शांति से, बिल्कुल खुश है। वो सोच रहे हैं आज तो कोई बात कहेंगे, वो तो ध्यान से सुनेंगे। पता चला कि सडनली ये क्यों ले आया? तो वो जो चीज़ है ये पता नहीं चलता है। पहले ऐसा कम होता था, यानी कि आदमी का जो प्रवाह है यूँ चलता था, आज हमारा यूँ चलता है। ये संतोष का अभाव की वजह से ऐसा होता है। तो जो संतोष का जो भाव है वो बहुत ज़रूरी है। यदि असंतोष होगा तो पहले हमारे अंदर होगा, यानी उसकी जो हानि है पहले स्वयं की होगी, फिर हमारे अंदर असंतोष होगा, फिर हम दूसरे की हानि करते हैं। संतोष